बूढ़े काका की भेलपुरी। शांति, ये लो, थोड़ी सी मूंग की दाल लाया हूँ, आज खिचड़ी ही बना लो। ये लकड़ियाँ भी गीली हैं, जलने में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम हटो शांति, मैं कोशिश करता। मैं तब तक चावल देखती हूँ, न जाने वो भी घर में बचे हैं या नहीं। अब शांति चावल देखने उठी और गजपाल चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में लकड़ियाँ तो जल उठी, लेकिन शांति ने देखा कि घर में चावल भी बस एक दिन के ही बचे हैं। हे भगवान, इन चावल से तो अब बस एक दिन का गुजारा ही होगा, कल हम क्या खाएंगे जी। इस सवाल ने तो जैसे गजपाल के मन में एक हलचल ला दी। गजपाल पहले गांव के जमींदार के यहाँ खेतीबाड़ी का काम करता था, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण जमींदार ने उसे अपने यहाँ से काम से हटा दिया था और अब वो बस वही काम करने लगा था। अब पिछले कुछ महीनों से घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से वो लोग अपना घर चला रहे थे, लेकिन अब तो वो पैसे भी खत्म होने को थे, इसलिए वो अब शहर की ओर चल दिया। मैं अब इस घर में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कमाई का इंतजाम न कर लूं। अब गजपाल शहर की ओर चला इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम हाथ लग जाए, पर शहर तो जैसे किसी और ही धुन में चलता है। वो सुबह से शाम तक हर दुकान, हर फैक्ट्री के फाटक तक गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसके पास गया। काम मिलेगा क्या सेठ जी? मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, काम तो है ये बोरियां उठाने का, लेकिन सुन, मजदूरी तुझे आधी ही मिलेगी, करना चाहे तो कर ले। अरे अरे साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा? तेरा घर चले या ना चले हमें क्या, काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो भैया। उसने अब जैसे तैसे वो काम करना शुरू किया। कुछ देर बाद वो पूरा शहर घूमकर थक गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। धूल से उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो वापस लौट रहा था, तभी उसने देखा सामने लोग खड़े बड़े चाव से चाट खा रहे थे। अरे अरे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी तो कितनी अच्छी भेलपूरी बनाना जानता हूँ। ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? हाँ, मैं यही काम करूँगा तो कितना अच्छा रहेगा। अगर ये काम चल गया ना, तो शांति का इलाज करा पाऊंगा और अपना घर भी पक्का करवा लूंगा। यही सब सोचते हुए वो अपने घर की ओर लौट गया और जो मजदूरी मिली थी उससे जरूरत का कुछ सामान भी उसने अपने साथ ले लिया। आ गए जी आप? अरे ये क्या उठा लाए? मैंने सोच लिया है शांति, अब मैं भेलपूरी बेचूंगा। भेलपूरी? हाँ, तुम ये सामान अंदर रख दो, तब तक मैं आता हूँ। अरे लेकिन अब कहाँ चल दिए? बस अभी आया। वो जल्दी से नदी किनारे गया और उसके पास से लाल मिट्टी उठा लाया। शांति, मैं थोड़ा सा आटा लेकर आया हूँ, तुम तब तक 2-2 रोटी बना दो, हम अचार के साथ खा लेंगे। शांति अब रोटी बनाने में लग गई और गजपाल जल्दी से अपने काम पर लग गया। खाना खाने के बाद भी वो देर तक बैठकर कुल्हड़ बनाता रहा। फिर अगले दिन भी, और बूढ़ा गजपाल अब भेलपूरी बेचने निकल पड़ा। जैसे ही वो ठेला लेकर शहर पहुंचा तो एक कोने में खड़ा हो गया। वहाँ आसपास और भी बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। उसका छोटा सा ठेला उनके सामने बड़ा ही अजीब लग रहा था। कुछ देर में वहाँ पर आंधी तूफान चलने लगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? आज काम का पहला दिन है और ये कैसा हाल हो गया। बूढ़े गजपाल ने झट से एक पन्नी से अपने ठेले को ढका और वहीं उस तूफान में खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि कोई ग्राहक तो आएगा, लेकिन ऐसे तूफान में भला कौन ही आता। गजपाल काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करता रहा। फिर एक औरत उसके पास आई। बाबा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटी, मेरे पास तो भेलपूरी ही है। बाबा ये भी चलेगी, पेट में बच्चा और मैं सुबह से भूखी हूँ। मैं और भी स्टॉल वालों के पास गई थी, लेकिन सभी ने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। ये सुनकर गजपाल को उस पर दया आ गई और उसने उसे एक कुल्हड़ में भेलपूरी बनाकर दे दी। उस औरत ने जैसे ही वो चटपटी भेलपूरी खाई तो बूढ़े बाबा की तारीफ करने लगी। वाह काका, आपके हाथों में तो कमाल का जादू है, कितना टेस्टी भेलपूरी बनाते हैं आप। आपका भला हो बाबा, आपके हाथ की मिट्टी तो ये सोने जैसी है। आपकी किस्मत मिट्टी से बनेगी, वो भी सोने जैसी, देख लेना। ऐसा कहकर अचानक से वो औरत चली गई। गजपाल को कुछ समझ नहीं आया और वो ठेला समेटकर घर चला गया। सारा का सारा दिन खराब हो गया शांति, कोई भी ग्राहक नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए जी। आज नहीं तो कल आपकी बनाई भेलपूरी लोगों को खूब पसंद आएगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ गजपाल फिर से काम पर चला गया। उस रोज मौसम ठीक था। कुछ देर बाद जैसे ही वो शहर पहुंचा तो उसने अपना ठेला एक फिल्म हॉल के बाहर लगा लिया। हे भगवान, आज तो ठीक ठाक कमाई करवा देना। तभी उसके पास 2 ग्राहक आए। लाइए कुल्हड़ वाली भेलपूरी चखाइए तो काका। हाँ बेटा, अभी बना देता हूँ। ये बताओ, तीखी बनाऊं या कम मिर्च वाली? ऐसी तीखी बनाइए काका कि कानों पर से धुआं निकलने लगे। जैसे उन ग्राहकों ने उसके हाथ की बनी भेलपूरी खाई वो खुश हो गए। वाह भाई काका, ये तो लाजवाब है।
ऐसे ही एक एक कर और भी ग्राहक उसके पास आने लगे। उस रोज उसकी कमाई पहले दिन से भी अच्छी होने लगी। शाम को वो थका हारा घर लौटा। देख शांति, आज मैं और राशन ले आया, साथ में तेरे लिए खांसी की दवाई भी लाया हूँ। लगता है आज आपकी ठीक ठाक कमाई हो गई जी। हाँ, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं नदी किनारे जाकर थोड़ी लाल मिट्टी ले आऊं। कल के लिए कुल्हड़ थोड़े कम रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, अब शाम होने लगी है। फिर गजपाल नदी किनारे चला गया और लाल मिट्टी के पास पहुंचा। वो मिट्टी खोदने लगा, तभी उसकी नजर एक पोटली पर गई। अरे ये कैसी पोटली है, और ये चमक और ये खुशबू। उसने मिट्टी के साथ साथ वो पोटली भी उठा ली और उसे लेकर घर आ गया। अब अगले दिन जब वो नए बने कुल्हड़ के साथ ठेले पर पहुंचा तो उसके कुल्हड़ में वो भेलपूरी पड़ते ही उसकी खुशबू काफी बढ़ गई। वहाँ से गुजरने वाले लोग खुद को रोक ही नहीं पाए। वाह, इसमें से तो कमाल की खुशबू आ रही है। काका, ऐसा क्या बेच रहे हो? भेलपूरी है साहब, बस तरीका नया है कुल्हड़ में बेचने का। हाँ हाँ, वो तो लग रहा है। अब जल्दी से मेरे लिए लगा दो। अब एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आने लगे और उस रोज तो उसकी भेलपुरी की खूब तारीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका स्वाद काफी गुना बढ़ गया हो। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने लगे। उस रोज तो उसकी सारी भेलपुरी बिक गई। उसकी खूब अच्छी कमाई हुई। शाम को वो खुशी खुशी घर लौटा और शांति को ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। और अब इसी तरह रोज उनका ये काम चलने लगा और वो खूब कमाई। बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोचकर आई थी और क्या बनकर रह गई। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों सुबह सुबह गुस्सा हो रही हो? भूखी लगी है तो खाना खाओ। आप तो ना बस रहने दीजिए, मुझे गुस्सा मत दिलवाइए। अरे लेकिन हुआ क्या, बोलो तो। क्यों मेरी बीवी का गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है? अपनी उस बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? सुप्रिया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुमसे ज्यादा काम करती है। अरे वो है तभी तो तुम्हें आराम है। रहने दीजिए जी। और आप ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको ही उसकी शादी करनी पड़ेगी। तब कहाँ से लाओगे शादी और दहेज के पैसे? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इस घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल की दिया भी है, कल को मुझे इसके बारे में भी तो सोचना है। अपनी पत्नी का गुस्सा देख विक्रम धीरे से सुप्रिया के पास जाकर कहता है, अरे धीरे बोलो, शायद तुम ये बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही अपनी आधी जमीन इस निधि के नाम कर दी थी। इसलिए उससे जितना प्रेम से रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या? अगर ऐसा है तो 1 मिनट, दीवारों के भी कान होते हैं। आप जरा अपने कान इधर लाइए। सुप्रिया अपने पति के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुन विक्रम बहुत खुश होता है। कीरतपुर गांव में 20 साल की निधि अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए अब वही उसका सहारा थे। लेकिन उसकी भाभी सुप्रिया एक तेज तर्रार महिला थी जो कि निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी का नाम सुनकर अब सुप्रिया के मन में लालच आ गया और अब वो निधि से प्यार से पेश आने लगी। फिर एक रोज जब निधि रसोई में खाना बना रही थी तो सुप्रिया उसके पास गई। अरे निधि, मेरे रहते तुम ये सब क्यों कर रही हो? लाओ मैं खाना बना देती हूँ, आप तो बस आराम करो। भाभी, खाना बस बन गया। सुप्रिया उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है भाभी, बड़ी उदास लग रही हो? वो बात ही ऐसी है, दरअसल तुम्हारे भैया शहर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब तुम तो जानती हो खेती बाड़ी में उतनी कमाई नहीं हो पाती। लेकिन क्या भाभी, साफ साफ कहो। उन्हें बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अपनी जमीन बेचकर ये कमी पूरी कर लेंगे, लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सोच रही थी अपने गहने गिरवी रख दूं। नहीं भाभी, वो गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए बहुत पहले ही बनाकर रख लिए थे। वैसे विक्रम भैया को जो कमी पड़ रही है उसके लिए आप मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन भैया के काम आएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर विक्रम और सुप्रिया बहुत खुश होते हैं और अगले दिन ही जाकर विक्रम वो जमीन बेच देता है और उससे मिलने वाले सभी पैसे रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान निधि और दिया बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वो हमेशा हाँ में ही टाल देते थे हमें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हो, नहीं तो मैं तो अकेले गाँव में रहकर उदास ही हो जाती। निधि, तुम्हारे कारण ही तो हम शहर जा पा रहे।
फिर तुम्हें कैसे न ले जाते। और हाँ, अब वहाँ रहकर जी भरकर देख लेना पूरा शहर। ये कहकर विक्रम सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। क्या यही शहर है भैया? यहाँ तो इस स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं होते। इसीलिए तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। हाँ भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। वो देखो, वहाँ ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं, आप वही ले आइए। मैं नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की आई है। मैं शौचालय होकर आता हूँ, तब तक तुम उस लंबी लाइन में लग जाओ। हाँ निधि, मैं भी दिया और इस सामान के साथ यहीं खड़ी होती हूँ, तब तक तुम ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। निधि ब्रेड पकौड़े लेने चली जाती है और इधर विक्रम और सुप्रिया दिया के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल निधि के भाई भाभी उसे छोड़कर जाने की फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब निधि उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान निधि लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया भाभी को वहाँ नहीं पाया। कमाल है, भाभी यहीं तो खड़ी थी दिया के साथ। ओह अच्छा, हो सकता है वो भी शौचालय गई हो। कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। निधि उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आते ही अच्छे से डांट लगाऊंगी। बेचारी निधि, जिसने माँ बाप के जाने के बाद अपने भैया भाभी को ही माता पिता माना था, आज वही उसको अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए। सुबह से रात होने को आ गई, तभी एक स्टेशन मास्टर उसके पास आया। बेटी, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली बैठी हो। यहाँ किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ गांव से शहर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उनका इंतजार करते करते। बेटी, कई साल बिता दिए मैंने इस स्टेशन पर और मैंने कई घटनाएं होते हुए देखी है, और अगर कोई तुम्हें भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ी हुई होती तो वो अब तक वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाते। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि असल में उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। नहीं विक्रम भैया, सुप्रिया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे 3 दिन बीत गए। निधि भूखी प्यासी दिन रात उसी स्टेशन पर बैठकर अपने भाई के आने की राह देखती। तीसरे दिन रामदीन उसके लिए भेलपूरी लेकर आया। बेटी, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की ही होती और मैं उससे यूं भूखा नहीं देख पाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भेलपूरी लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाई है। निधि ने आंसू पोंछते हुए वो भेलपूरी खाई तो उसका मन काफी ठीक हो गया और वो रोते रोते कहने लगी, भेलपूरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी तीखी कम है। अच्छा चलो बेटी, अब घर चलो, और वैसे भी यूं स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। निधि रामदीन के साथ उसके घर चली जाती है। रामदीन की पत्नी सरोज ने उसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और निधि को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। निधि को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब निधि वहां रहकर घर के सारे कामकाज करती। वहां रहकर उसने सरोज से अच्छी भेलपूरी बनाना भी सीख लिया। एक रोज, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी मुझे काम दे दीजिए। बेटी, स्टेशन पर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, तुम उसमें खुद का काम शुरू करो और जो चाहो बना कर बेचो। निधि स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की दुकान लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, चटपटी खट्टी मीठी भेलपूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उस ओर खींचे चले आए और निधि की भेलपूरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 2000 की कमाई कर ली और अब वो दिन पर दिन तरक्की करती रही। एक रोज, तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है बेटी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है पापा। पापा शब्द सुनते ही रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद निधि की उसी स्टेशन पर 5 दुकानें हो गई। वो रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी वाली के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो गई
जो कि महीनों के लाखों कमाने लगी। ये खबर मिलते ही सुप्रिया और विक्रम, जो अपना 80% पैसा उड़ा चुके थे, वो भागते हुए निधि के पास आए। हमें माफ करना निधि, वो उस दिन हम तुम्हें भूलकर आगे चले गए थे। हम बहुत खुश हैं कि तूने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन निधि ने दुकान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों से कहकर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। साथ ही दोबारा नजर आने पर उन्हें जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी। अब निधि दिल्ली में रामदीन के घर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।